बायोमोलिक्यूल सर होता क्या है, तो बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन होती है कि बायोमोलिक्यूल मतलब कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स इट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कोई मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है उसे अपन बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन से मिलकर जो भी चीज बनी हुई है वो मेरा क्या है, बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स है। अब अगर अपन बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो अपने जो सिलेबस में 5 तरीके के जो है क्लासिफिकेशन है। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है प्रोटीन्स, तीसरा है एंजाइम्स, चौथा है न्यूक्लिक एसिड्स और पांचवा है विटामिन्स। अपन को ये पांचों चीज 1 बाय 1 पढ़नी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब होता है सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को बच्चों क्या कहते हैं, सैकेराइड्स भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को प्राइमरली जो है अपन प्लांट्स से प्रोड्यूस करते हैं, और इनको जो प्रोड्यूस करते हैं इनका जो एग्जांपल है बेसिकली केन शुगर, ग्लूकोज और स्टार्च जो है इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। और अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स का, तो जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O होल बाय। ये मेरा जनरल फॉर्मूला है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। अब आगे अगर अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने आपको बताया कौन कौन सा एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट्स के, सर केन शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये मेरे कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स हैं। और अगर मैं केमिकली इसको कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करना चाहता हूं तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ये इसकी केमिकल डेफिनेशन है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो कार्बोहाइड्रेट्स की फैमिली होती है वो या तो राइट में या लेफ्ट में रोटेट करता है। वो डिपेंड करता है पोजीशनिंग ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर, वेरियस ग्रुप्स की जो पोजीशनिंग है स्ट्रक्चर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको अपन लीवो या डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब इसमें OH ग्रुप की जो होता है उसकी प्रेजेंस होती है, पॉली पोजीशनिंग होती है, ज्यादा एक से ज्यादा ग्रुप होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी के। एल्डिहाइड भी होता है या कीटोन भी होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर अपन बोले, यहां पर मैंने एक ग्लूकोज लिया है और एक अगर अपन आगे फ्रक्टोज की बात करें, तो दोनों केस के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के केस में, जैसे ये देखो आप इधर देखो एल्डिहाइड ग्रुप है जी सर, और क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी है, मोर देन 1 OH ग्रुप है। तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के ग्रुप जो होते हैं इसे हम बोलते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। अब आगे कार्बोहाइड्रेट्स की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज किया। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है पानी की प्रेजेंस में तोड़ना। तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज करूं और कितनी यूनिट्स मुझे किसकी मिले, हाइड्रो शुगर की कितनी यूनिट्स मिले, उस बेसिस पे मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को जो है क्लासिफाई कर रखा है 3 तरीके से। पहला मोनोसैकेराइड्स, दूसरा ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरा पॉलीसैकेराइड्स। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करता हूं और मुझे कोई और यूनिट नहीं मिलती है तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स मेरे क्या कहलाते हैं, मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। क्या कि कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट्स। एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये क्या कहलाते हैं मेरे, ये मेरे मोनोसैकेराइड्स होते हैं। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज करूं और 2 से 10 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स की अगर आपकी यूनिट ऑब्टेन होती है तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स आपके ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। और अगर पॉलीसैकेराइड्स की बात करें, जो कि सीबीएसई बोर्ड में एक बार पूछा भी गया है, तो अगर मैं पॉलीसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करता हूं तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स की आपको यूनिट्स ऑब्टेन होती है। एग्जांपल क्या है पॉलीसैकेराइड्स के, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया, गम्स हो गया, एटसेट्रा आर पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, though this is sugar but they are not sweet in taste, or they are also called as non sugar, non sugar भी इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात थी मेरी कि मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे हाइड्रोलाइज किया या कैसे क्लासिफाई किया। अब आइए स्टार्ट करते हैं दूसरे तरीके से। अगर मैंने कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको अपन दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे सर, आपका अगर कार्बोहाइड्रेट जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट को हाइड्रोलाइज करता है या रिड्यूस कर देता है, सॉरी, अगर आपका कार्बोहाइड्रेट्स फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है तो ऐसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं अपन, रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ऑल, एक नोट कर लो, ऑल मोनोसैकेराइड्स वेदर एल्डोस या कीटोस आर रिड्यूसिंग शुगर। फिर मैं रिपीट कर देता हूं आपको। अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो 2 तरीके से मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया। पहला क्लासिफिकेशन है कि मैंने अगर उसको पानी की प्रेजेंस में तोड़ा, यानी वाटर की प्रेजेंस में अगर मैंने उसको हाइड्रोलाइज कराया तो कितनी और यूनिट मुझे ऑब्टेन हुई। उस तरीके से मैंने 3 तरीके से क्लासिफिकेशन बताया, मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड इंपॉर्टेंट है, मैनी जो लार्ज यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑब्टेन होता है, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। अगर सेकंड क्लासिफिकेशन बात करें कि अगर आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो रिड्यूस कर रहा है टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को, तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। क्लियर है, चलो ये है मेरा क्लासिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं सबसे पहले आपका मोनोसैकेराइड्स के बारे में। मोनोसैकेराइड मैंने आपको बताया था इट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, है ना, बट
मोनोसेकेराइड आर फर्दर, उनको जब अपन मोनोसेकेराइड को क्लासिफाई करते हैं तो उनका जो क्लासिफिकेशन है, सॉरी, मोनोसेकेराइड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो अपना दो तरीके से होता है। एक तो कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके मोनोसेकेराइड में प्रेजेंट है, और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अभी अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज सीएचओ ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो आपका जो आप मोनोसेकेराइड है वो एल्डोस कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्डोस। और अगर आपका कार्बोहाइड्रेट के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आपका कहलाता है कीटोस। वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहलाता है? आपका कीटोस कहलाता है। अब एक टेबल में आपको एनसीईआरटी की दिखाता हूं जिसके अंदर मैंने क्लासिफिकेशन समझा रखा है, आप एनसीईआरटी में देखोगे। जैसे मान लो कार्बन एटम 3 है, अगर 3 कार्बन एटम है तो वो मोनोसेकेराइड आपका क्या कहलाएगा? ट्राइओस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्राइओस। अगर 4 कार्बन एटम है तो वो कार्बोहाइड्रेट टेट्रोस कहलाएगा। अगर 5 है तो पेंटोस कहलाएगा, 6 है तो हेक्सोस कहलाएगा, और 7 है तो हेप्टोस कहलाएगा। ये क्लासिफिकेशन तो हो गए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब अगर आपका 3 कार्बन एटम है और फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड है तो वो क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा? 3 की वजह से ट्राइओस, और अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्राइओस। कीटोन है तो कीटो ट्राइओस। उसी तरीके से 4 कार्बन एटम है तो टेट्रोस, ग्रुप अगर एल्डिहाइड हो तो एल्डो टेट्रोस, अगर ग्रुप कीटोन है तो कीटो टेट्रोस। तो मोनोसैकेराइड को क्लासिफाई कैसे करा जाता है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, दूसरा उसमें फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा आप यूज कर रहे हैं। तो ये मेरा क्लासिफिकेशन हो गया। आगे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने सीबीएसई बोर्ड में आने वाला है वो है आपका ग्लूकोज। कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लूकोज? तो ग्लूकोज बेसिकली क्या होता है ये समझेंगे, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोज को अगर अपन डिफाइन करें तो बेसिकली ग्लूकोज आर जो है वो फ्रीली अकर फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म, दोनों तरीके से अकर करता है। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। ग्लूकोज का जो अगर अपन प्रिपरेशन करते हैं वो दो तरीके से अपन ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं। पहला फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज को अपन केन शुगर भी कहते हैं। दूसरा प्रिपरेशन है फ्रॉम स्टार्च। आइए वन बाय वन दोनों प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। पहला, अगर अपन सुक्रोज से या केन शुगर से ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं तो आप सुक्रोज या केन शुगर का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, C12H22O11। इसको जब अपन पानी से रिएक्ट कराते हैं इन एसिडिक मीडियम तो आपका जो सुक्रोज है वो दो फर्दर जो है कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। एक का दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होता है, बट एक को आप ग्लूकोज कहते हो दूसरे को आप फ्रक्टोज कहते हो। तो डेफिनेटली अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो फंक्शनल ग्रुप का अंतर होगा या नहीं होगा वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज मिल गया। तो ग्लूकोज कैसे मिलेगा? आपने क्या किया, सुक्रोज या केन शुगर को पानी से रिएक्ट कराया इन एसिडिक मीडियम, तो यूल गेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला क्या है? C6H12 और O6। अब स्टार्च की बात करें तो स्टार्च बेसिकली क्या है? C6H10O5 का पॉलीमर कहलाता है। इसे हम सेलुलोज भी कहते हैं। इसको भी अगर अपन पानी की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराएंगे, टेम्परेचर रेंज आपको 393 केल्विन और प्रेशर 2 से 3 एटीएम रखेंगे तो आपके n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आप यील्ड कर सकते हैं। तो दो तरीके से अपना प्रिपरेशन हो गया। तो यहां तक तो मोर ओवर थ्योरेटिकल चीज थी। अब स्टार्ट करते हैं समझने वाली चीज, ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चे क्या हो गया? C6H12O6। इसमें कितने कार्बन एटम है? 6, तो इसको हेक्सोस बोलेंगे। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड होता है, इसीलिए ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज एल्डोहेक्सोस। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? एल्डोहेक्सोस। अभी बताया था मोनोसेकेराइड को दो तरीके से नेमिंग करते हैं, एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें कितने हैं, दूसरे उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज किया गया है। कार्बन एटम ग्लूकोज के अंदर 6 होते हैं इसलिए ये हेक्सोस हुआ। इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड यूज होता है तो इसलिए इसको एल्डोहेक्सोस बोला जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर की, और यहां से आता है अपना इंपॉर्टेंट पार्ट चालू। ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोस कहा जाता है एंड इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। क्यों डेक्सट्रोज कहा जाता है? क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है। ये एक्सपेरिमेंटली स्टडीड है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया ग्लूकोज का? C6H12O6। क्लियर है? क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C6H12O6। अब बिफोर मूविंग फर्दर, देखो ये सब चीजें अपन को काफी, ये मेरे एनसीईआरटी का जो है पूरा मतलब अपने स्लाइड्स में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, इसको याद करना काफी आसान होता है। अब अपन जो आगे है वो स्ट्रक्चर एविडेंस, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। यहां से थोड़ा सा समझना चालू हो जाता है और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन उसको यूज करेंगे। वन बाय वन चीजों को बहुत ध्यान से समझना, सुनना, दिक्कत आए तो रिपीट करके इसको फिर सुनना। इसलिए मैंने इसकी रिकॉर्डिंग दी है, क्योंकि मोर ओवर अगर ये चैप्टर में लाइव लूंगा ना तो मुझे पता है कि लाइव में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। तो इसको बहुत ध्यान से और बहुत गौर से एक एक लाइन सुनना मेरा, जब मैं स्ट्रक्चरल एविडेंस की बात कर रहा हूं। तो जब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो बहुत सारे एविडेंस दिए गए। कौन कौन से वो एविडेंस है वो अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो अगर अपन ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये तो सर हमें पता है, ठीक है। इसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है ये भी पता है। अब जब इसके एविडेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या किया मैंने, ग्लूकोज को जब
HI की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट किया तो HI क्या करा, मेरे को प्रोडक्ट में क्या मिला, मुझे प्रोडक्ट में मिला नॉर्मल हेक्सेन मिला। क्या मिला, नॉर्मल हेक्सेन। अब HI का काम क्या होता है, HI एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो हुआ क्या, आपको यह पता चल चुका है कि आपके ग्लूकोज के अंदर क्या है, एक स्ट्रेट चेन है 6 कार्बन की, तभी तो नॉर्मल हेक्सेन मिला होगा। HI क्या कर रहा है, HI की प्रेजेंस में अगर इसको स्ट्रांगली हीट कर रहा हूं तो HI एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है इसको, बट किस में रिड्यूस कर रहा है, नॉर्मल हेक्सेन में। तो इस रिएक्शन से एक चीज तो समझ में आ गई कि ग्लूकोज के अंदर एक लॉन्ग चेन है और उस लॉन्ग चेन के अंदर टोटल 6 कार्बन है, तभी आपको नॉर्मल हेक्सेन मिला होगा। क्लियर, चलो पहला एविडेंस आ गया। दूसरे एविडेंस की बात करें, जब ग्लूकोज को मैंने हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट कराया, व्हाट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, NH2OH के साथ, तो मेरे प्रोडक्ट साइड में मुझे ऑक्साइम मिला। क्या मिला, ऑक्साइम मिला। और दूसरा, जब मैंने ग्लूकोज को हाइड्रोजन साइनाइड दैट इज HCN के साथ जब रिएक्ट कराया तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिला, साइनोहाइड्राइन मिला। साइनोहाइड्राइन मतलब ये एक CN और एक OH ग्रुप। मतलब क्या हुआ, दोनों केस में अगर मैंने स्टडी किया, आप सबने ये एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ रखा होगा कि जब भी मैं किसी एल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करता हूं तो अमाइन ऑक्साइम बनता है, और जब मैंने एल्डिहाइड को HCN के साथ रिएक्ट करता हूं तो क्या मिलता है, CN और OH एक जगह मिलता है। एक बार मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूं, अगर आप भूल गए हो तो। देखो CHO की अगर मैं बात करूं, देखो RCHO, जब मैंने इसको रिएक्ट कराया NH2OH, याद करो NH2OH, तो मैंने कहा था जब भी एल्डिहाइड NH2Z से रिएक्ट करता है, किसे, NH2Z, Z क्या है, कोई भी एक मेरा एलिमेंट मैंने यहां यूज कर लिया, यहाँ Z की जगह OH आ गया, तो C डबल बॉन्ड NZ बनता है। याद आया, जी सर याद आया। तो C डबल बॉन्ड N और Z यहाँ OH है, तो ये ऑक्साइम कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्साइम कहलाता है। तो जब भी आपने किसी एल्डिहाइड को किससे, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ NH2Z के साथ रिएक्ट कराओगे तो C डबल बॉन्ड अगर NZ बन रहा है, वो कब बन रहा है, जब यहाँ एल्डिहाइड होगा। तो पहला ये एल्डिहाइड का प्रूफ हो गया। दूसरा, जब आप एल्डिहाइड को RCHO को जब आप रिएक्ट कराओगे किससे, HCN के साथ, तो H प्लस CN माइनस होगा या नहीं होगा, जी सर। इधर देखो, यहाँ पे O माइनस, ये C पे प्लस आ जाएगा, तो क्या मिल रहा है प्रोडक्ट, देखना RC, देखना बच्चों RCH तो है यहाँ पे, तो O माइनस और यहां पर आ गया CN, जी सर। और यहां जैसे इसको H प्लस दे दोगे तो क्या आ जाएगा, OH और CN, तो एक ही कार्बन पे OH है और CN है, तो हाइड्रोक्सिल क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड बन जाएगा। तो इसका मतलब आपके ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन की लॉन्ग चेन के अलावा उसमें से एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तभी ये दो रिएक्शन हुई है नहीं है। तो दीज रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस होगी तभी ये चीज होगी या नहीं होगी, जी सर। नेक्स्ट एविडेंस की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट स्ट्रक्चरल एविडेंस की अगर अपन बात करें कि जब भी अपन ने क्या किया, ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराया। ब्रोमीन वाटर क्या होता है बच्चों, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आपको प्रोडक्ट साइड में क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। तो इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड जो है आपका, वो 100% क्या है, आपका एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड को ही जब अपन ऑक्सीडाइज करते हैं तो इट गेट कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मेरा ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला है। तो एक COH कब आएगा, जब एक CHO है। इसका मतलब अपन ने 3 एविडेंस पढ़ लिए। एक तो ये एविडेंस पढ़ लिया कि कार्बन 6 कार्बन की चेन है, लॉन्ग चेन है, उस 6 कार्बन में एक कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि तभी हाइड्रोक्सिल अमाइन या हाइड्रोजन साइनाइड मिला होगा। तीसरा, ग्लूकोनिक एसिड अगर इसके ऑक्सीडेशन से मिल रहा है तो इसका मतलब एक CHO ग्रुप प्रेजेंट है, वो क्लियर है। तो ये था मेरा स्ट्रक्चरल एविडेंस की बात करी। अब आगे अगर अपन बात करें, जब मैंने एसिटाइलेशन कराया ग्लूकोज का, ग्लूकोज को जब मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराया तो मुझे प्रोडक्ट साइड में क्या मिला, पेंटा एसिटेट मिला। क्या मिला बच्चों, पेंटा एसिटेट। इसका मतलब क्या है, जब भी अपन, बहुत ध्यान से देखना, जब भी किसी रिएजेंट का किस ऑर्गेनिक कंपाउंड या किस फंक्शनल ग्रुप का अगर मैं एसिटाइलेशन कराऊंगा तो मुझे एसिटिक एनहाइड्राइड मिलेगा। और किसका, COCH3O, कौन सा ग्रुप है ये आपका, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। पेंटा एसिटेट तब मिलेगा जब ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप होगा। तो मेरे को क्या क्या चीजें समझ में आ गई कि पहला, जब स्ट्रांगली हीट किया HI की प्रेजेंस में तो 6 कार्बन की चेन है ग्लूकोज के अंदर। दूसरा, जब अपन ने हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट कराया और हाइड्रोजन साइनाइड मिला या ऑक्साइम मिला तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज के अंदर। तीसरा, जब ग्लूकोनिक एसिड मिला ऑक्सीडेशन कराने से, ब्रोमीन वाटर तो मुझे ये पता चला कि मेरा जो CHO ग्रुप है वो कार्बोनिल जो है वो CHO ग्रुप है। चौथा रिएक्शन, जब मैंने ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराया तो मुझे पेंटा एसिटेट मिला। मतलब मेरे पास ग्लूकोज में क्या है, 5 OH ग्रुप है। क्या है, 5 OH ग्रुप है। इन सबको जब कंबाइंड करा मैंने, इन सबको जब मैंने कंबाइंड किया तो मेरे को क्या पता चला कि मुझे ये पता चला कि मेरे पास 5 तो OH ग्रुप है ग्लूकोज में, 5 तो OH ग्रुप है, जी सर। एक CHO ग्रुप है और 6 कार्बन है।
अभी तक ये 3 चीजें पता चल चुकी है जी सर। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें, जब मैंने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कराया, ऑक्सीडेशन कराया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो मुझे क्या पता चला, तो मुझे पता चला सैकेरिक एसिड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सैकेरिक एसिड। इसका मतलब क्या है कि सैकेरिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है, मतलब जो 5 OH ग्रुप आपने लिए, एक OH ग्रुप COH में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो फ्री है, और 4 OH ग्रुप क्या है आपके कंबाइंड स्टेट में है। क्योंकि अगर ये 4 फ्री होते तो 4 जगह क्या हो जाता, COH में कन्वर्ट हो जाता। क्योंकि आप सबको पता है अल्कोहल जो होता है ROH, जब इसको KMNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन इसका कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायरेक्टली COH में कन्वर्ट हो जाता है। होता है या नहीं होता? तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया, ये जो CH2OH है, पांचवा वाला जो OH ग्रुप है, यही सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है, ये 4 क्या है आपके कंबाइंड स्टेट में। तो ये क्या इंडिकेशन है कि आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, तभी वो फ्री है और वो COH में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है सर, तो आपको ये पता चल गया कि ये जो 5 OH ग्रुप है, इसमें एक प्राइमरी है। क्या है आपका? एक प्राइमरी है। इन सब एविडेंस को जब इकट्ठा किया एक जगह, इन सब एविडेंस को जब एक जगह इकट्ठा किया, क्या क्या एविडेंस है? 6 कार्बन की चेन है, एक कार्बोनिल ग्रुप है, वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है, 5 OH ग्रुप है, उस 5 में से एक ग्रुप क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। इन सबको जब एक जगह इकट्ठा किया तो मुझे ये पता चला कि दिस इज माई ग्लूकोज। एक प्राइमरी अल्कोहल है, ये 4 जो है आपके कंबाइंड स्टेट में OH है, और एक कार्बोनिल ग्रुप जो है वो है क्या आपका? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल एविडेंस ऑफ ग्लूकोज। ये आता है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल या व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एविडेंस ऑफ ग्लूकोज। तो आपको ये सारे एविडेंस लिखने हैं। पहला एविडेंस क्या है? जब अपन इसको स्ट्रांगली हीट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ HI, तो मुझे N हेक्सेन मिला, नॉर्मल हेक्सेन मिला, मतलब मेरे ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है। दूसरा एविडेंस क्या है आपका कि जब आपने इसको HCN के साथ रिएक्ट कराया तो हाइड्रोजन साइनाइड मिला। जब आपने इसको NH2OH के साथ रिएक्ट कराया तो C डबल बॉन्ड NOH मिला, मतलब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तीसरा एविडेंस ये है कि जब आपने इसको ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराया तो जो कार्बोनिल ग्रुप था वो COH में, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब जो CHO ग्रुप है वो COH में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक जो कार्बोनिल ग्रुप की सर आप बात कर रहे थे वो आपका एल्डिहाइड है। नेक्स्ट आपका एविडेंस ये था कि जब आपने इसको एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्ट कराया, किसको? ग्लूकोज को, तो पेंटा एसिटेट मिला, मतलब 5 OH ग्रुप है। उन 5 OH ग्रुप में एक प्राइमरी किसने बताया कि जब आपने ग्लूकोज को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराया तो आपको सैकेरिक एसिड मिला। सैकेरिक एसिड में क्या होता है? CHO को और लास्ट वाले CH2OH को क्या होता है? वो कन्वर्ट हो गया था COOH में। तो इसका मतलब आपका ये जो स्ट्रक्चरल एविडेंस को जब मैंने एक जगह एकत्रित किया, इकट्ठा किया, तो मुझे ये पता चला 6 कार्बन की चेन, ठीक है, एक CHO ग्रुप, तो CHO ग्रुप या तो फर्स्ट कार्बन पे होगा या लास्ट कार्बन पे होगा। एक प्राइमरी अल्कोहल, अगर फर्स्ट कार्बन पे CHO रख दिया तो लास्ट वाले कार्बन पे आपको क्या रखना पड़ेगा? CH2OH रखना पड़ेगा। और बाकी 5 में से एक COH लगा दिया तो 4 OH लगा दो, कहां? 2 3 4 5 कार्बन पे, और एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा दो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। क्या? एक जगह CHO, CHOH 4 बार और एक CH2OH। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल एविडेंस ऑफ ग्लूकोज। आई होप क्लियर है। ये मेरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल एविडेंस है। अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चरल एविडेंस के बाद बात आती है इसके स्ट्रक्चर को बनाते कैसे, इसको प्रोजेक्ट कैसे किया गया। तो पहला प्रोजेक्शन को बोलते हैं अपन फिशर प्रोजेक्शन। कि ग्लूकोज को जब अपन प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। तो एक लाइन बना दी, उस लाइन पे ऊपर CHO रख दिया, नीचे CH2OH रख दिया, बचे 4 पोजीशन 2 3 4 5। तो 2 4 और 5 पे राइट हैंड साइड पे OH रख दिया, बस 3 नंबर वाले कार्बन पे लेफ्ट पे OH रख दिया। तो दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन। ये साइंटिस्ट ने दिया था। दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या है? ये फिशर प्रोजेक्शन है। क्या है? फिशर प्रोजेक्शन। क्लियर? इसको नोट कर दो, ठीक है। अब देखो, यही फिशर प्रोजेक्शन जो है डी टाइप और एल टाइप दोनों तरीके से हो सकता है। तो फिशर प्रोजेक्शन में जब अपन आगे बढ़ेंगे तो डी एल एन कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? डी और एल जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, दिस टेल्स अस अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन मतलब पोजीशनिंग के बारे में बताएगा। इस कैपिटल डी और कैपिटल एल का डी और स्मॉल डी स्मॉल एल से कोई लेना देना नहीं है। स्मॉल डी और स्मॉल एल ऑप्टिकल एक्टिविटी बताते थे, कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। अभी बताता हूं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखेगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज और समझाना बताता हूं। असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? असिमेट्रिक कार्बन मतलब होता है कार्बन और जिसके चारों तरफ अगर अलग अलग ग्रुप होते हैं, ऐसे कार्बन को असिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? इफ ऑल द 4 ग्रुप अटैच्ड टू अ कार्बन इज डिफरेंट देन दैट कार्बन इज नोन एज असिमेट्रिक कार्बन। जब अपन ग्लूकोज की बात करते हैं, आ जाओ, इस ग्लूकोज में कार्बन 5 जो होता है वो असिमेट्रिकल कार्बन होता है। इस असिमेट्रिक कार्बन में अगर आपका OH राइट में है तो वो डी ग्लूकोज होगा, और अगर इस असिमेट्रिक कार्बन में OH अगर लेफ्ट में होगा तो वो आपका एल ग्लूकोज होगा। बस इतना ही अंतर होता है एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज में। क्लियर है? तो कैपिटल डी ग्लूकोज और कैपिटल एल ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रोलीवो नहीं होता। वो क्या होता है? वो पोजिशनिंग ऑफ OH बताता है। कौन से वाले कार्बन की पोजिशनिंग? असिमेट्रिकल वाले कार्बन। असिमेट्रिकल सर कौन सा होता है? ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हुए। तो ग्लूकोज में ऐसा कार्बन कौन सा होता है?
C5 वाला कार्बन ऐसा होता है। क्लियर है, इसको नोट कर लेना, कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फिगरेशन। तो अभी अपन ने स्ट्रक्चर एविडेंस पढ़ा, ग्लूकोज दिखता कैसा है वो फिशर भाई साहब ने बताया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि नंबर 5 वाला कार्बन असिमेट्रिकल कार्बन होता है, और उस कार्बन की हेल्प से हम ये बताते हैं कि कैपिटल डी ग्लूकोज दिया हुआ है या कैपिटल एल ग्लूकोज दिया हुआ है। इसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए अब आगे अपन बात करते हैं कि ये जो इसे अपन ओपन चेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं या फिशर प्रोजेक्शन भी कहते हैं, इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। इसके कुछ डीमेरिट्स हमें सामने आए। क्या क्या डीमेरिट्स थे? पहला डीमेरिट ये था कि जब ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज को मैंने NH2 से अमाइन के साथ रिएक्ट कराया, तो प्रोडक्ट साइड में क्या बनना चाहिए? आप सबको पता है, जब भी कार्बोनिल ग्रुप ग्लूकोज के अंदर है, अगर कार्बोनिल ग्रुप को मैं NH2Z से रिएक्ट कराता था, तो प्रोडक्ट साइड में क्या बनता है? आप सबको पता है, C डबल बॉन्ड NZ बनता है। क्या बनता है? C डबल बॉन्ड NZ। अब अगर NH2 इसकी Z की जगह अगर मैं R ले लूंगा, तो प्रोडक्ट साइड में C डबल बॉन्ड NR बनना चाहिए। इसे अपन क्या बोलते हैं? शिफ्ट बेस बोलते हैं। तो इसका मतलब जब ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज को मैंने अमाइन, प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट कराया, तो मुझे प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट बेस मिलना चाहिए, पर ये मिला नहीं, ये मुझे मिला नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब या तो जो आपने कहा था कि कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है, वो है नहीं। दूसरा, ये जो आप कह रहे हो कि कार्बोनिल ग्रुप नंबर 1 वाले कार्बन पे फ्री है, वो फ्री नहीं है। ठीक है, तो ओपन चेन ने तो यही बताया ना कि CHO ग्रुप फ्री है। अगर ये फ्री होता तो ये शिफ्ट बेस में कन्वर्ट हो जाता, पर ये डीमेरिट है, ये हुआ नहीं। मतलब आपका ये जो CHO ग्रुप है ये फ्री नहीं है। चलो, दूसरा क्या डीमेरिट है? जब मैंने इसको किस ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर को NaHSO3 के साथ रिएक्ट कराया, तो आप सबको पता है कार्बोनिल ग्रुप को जब मैं NaHSO3 के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो ये इस तरीके से रिएक्शन होगी। ये अपन ने एडिशन ऑफ एल्डिहाइड में पढ़ा था, कार्बोनिल ग्रुप में O- Na+, ये वाला प्रोडक्ट मिलना चाहिए था OSO2H, बट ये भी नहीं मिला। इसका मतलब सर ये पक्का हो चुका है कि जो आपने कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड बताया था ग्लूकोज में नंबर 1 वाले पोजीशन पे, वो फ्री नहीं है, वो कहीं ना कहीं बिजी है, तभी वो कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट नहीं कर रहा है प्राइमरी अमाइन से शिफ्ट बेस देने में, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। दूसरा डीमेरिट क्या बताया मैंने? दूसरा डीमेरिट ये तो है पहला डीमेरिट। दूसरा डीमेरिट क्या है कि जब ग्लूकोज जो होता है वो 2 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को अल्फा ग्लूकोज कहते हैं, एक को बीटा ग्लूकोज कहते हैं। अल्फा और बीटा ग्लूकोज होता क्या है? अल्फा ग्लूकोज को क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज आर ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजिंग ग्लूकोज एट 303 केल्विन टेम्परेचर। बीटा ग्लूकोज क्या होता है? ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजिंग हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 371 केल्विन। इसका मतलब अल्फा और बीटा फॉर्म जो है आपकी ग्लूकोज की, वो भी ये ओपन चेन स्ट्रक्चर आपकी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। दूसरा डीमेरिट ये है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका जो ये नंबर 1 वाला पोजीशनिंग पे जो ये कार्बोनिल ग्रुप का एल्डिहाइड है, ये कहीं ना कहीं क्या है? बिजी है। और ये जो आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो ये एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा है कि अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म आई कहां से। इसलिए अब आ रही है बारी साइक्लिक स्ट्रक्चर की। मतलब ग्लूकोज को जो फिशर प्रोजेक्शन ने बताया कि ओपन चेन होती है, ओपन चेन होती नहीं है। क्यों नहीं होती? उसके डीमेरिट पढ़े अपन ने। इसका मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट इज नॉट फ्री, दैट इज इन्वॉल्व्ड समवेयर, एंड दैट इन्वॉल्वमेंट इज एक्सप्लेन्ड बाय साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ने यह बताया कि जो ग्लूकोज की जो 6 मेंबर का जो चेन है, वो चेन स्ट्रेट चेन नहीं है तो 6 मेंबर की, पर वो रिंग चेन है। और वो रिंग चेन कैसे बनेगी? नंबर 5 वाले कार्बन और नंबर 1 वाले कार्बन के रिएक्शन से। अब आओ समझते हैं। तो नंबर 1 वाला और नंबर 5 वाला कार्बन जब रिएक्ट करेगा, और ये दोनों क्या बनाएंगे? आपस में एक इस तरीके से क्या बनाएंगे? रिएक्शन करेंगे, नंबर 1 वाला और नंबर 5 वाला कार्बन, और क्या बनाएंगे? हेमी एसिटल बनाएंगे। जैसे जब नंबर 1 वाला कार्बन और नंबर 5 वाला कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू रिएक्ट हुआ, ये H+ इसने दे दिया, ये यहां से H+ इसने दे दिया, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन रिएक्ट हुआ। अब देखो, अब ये जो OH है ये और H ये है, ठीक है। अब देखो इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी आपको कार्बोनिल ग्रुप फ्री दिख रहा है? नहीं। 6 कार्बन दिख रहे हैं? जी सर दिख रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल दिख रहा है? दिख रहा है। कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है? दिख रहा है। बट दैट कार्बोनिल ग्रुप इज नॉट फ्री, दैट्स इट। बट इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आने वाला। अब देखो, अगर नंबर 1 वाले कार्बन पे OH अगर राइट में है, तो ये अल्फा ग्लूकोज होता है। क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज। सबसे पहले तो देखो, OH 5 वाले कार्बन पे OH राइट में, तो ये डी ग्लूकोज है। और नंबर 1 वाले कार्बन पे भी अगर OH राइट में है, तो अल्फा डी ग्लूकोज है ये, हाँ या ना? अगर OH आपके नंबर 1 वाले कार्बन पे लेफ्ट में होगा, तो ये क्या है? डी ग्लूकोज तो ऑलरेडी है, बट बीटा डी ग्लूकोज कहलाएगा। तो अल्फा और बीटा फॉर्म एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज एक्सप्लेन्ड बाय साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ने आपको ये समझाया। क्लियर है? इसको नोट करो, इसको स्क्रीनशॉट रख लो या इसको नोट करो। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर किसने पढ़ाया आपको? इस चीज के साइक्लिक स्ट्रक्चर ने। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर का क्या क्या एडवांटेज है या क्या लिमिटेशन इसने एक्सप्लेन कर दी। पहला इसने ये बताया कि जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है वो क्या है? वो रिंग में इन्वॉल्व है। इट इज नॉट फ्री टू रिएक्ट विद शिफ्ट बेस या NaHSO3 या
NH2OH के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरी लिमिटेशन क्या थी कि इट डज नॉट एक्सप्लेन दी अल्फा एंड बीटा फॉर्म। ओपन चेन ने अल्फा और बीटा फॉर्म एक्सप्लेन नहीं की थी, बट इस क्लोज चेन ने कहा कि अगर नंबर 1 वाले कार्बन पे OH राइट में होगा तो वो अल्फा फॉर्म होगा, और नंबर 1 वाले कार्बन पे अगर OH लेफ्ट में होगा तो वो बीटा होगा। कैपिटल डी और कैपिटल एल कौन बताता है बच्चों? नंबर 5 वाला कार्बन, नंबर 5 वाला कार्बन। पर नंबर 1 वाला कार्बन क्या बताता है? कैपिटल अल्फा या बीटा फॉर्म। अगर नंबर 1 वाले कार्बन पे OH राइट में है तो अल्फा फॉर्म, और नंबर 1 वाले कार्बन पे अगर OH लेफ्ट में है तो बीटा फॉर्म। और ये दोनों जो है एक दूसरे क्या कहलाते हैं? एनोमर्स कहलाते हैं। इसलिए एनोमर्स क्यों कहलाते हैं? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोजिशनिंग ऑफ OH। ये जो OH है ये किस वाले कार्बन पे? C1 वाले कार्बन पे। इसलिए C1 वाले कार्बन को एनोमेरिक कार्बन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोमेरिक कार्बन। याद रखना, कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फिगरेशन होती है, अल्फा और बीटा भी कॉन्फिगरेशन होती है, बट अल्फा और बीटा वाले को ही एनोमर्स कहते हैं। एनोमर्स कहां आते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर में आते हैं, और C1 वाले कार्बन की वजह से ही एनोमर्स डेवलप हुए। अल्फा एनोमर क्या होता है? जहां C1 वाले कार्बन पे OH राइट में है। बीटा वाला एनोमर वो होता है जिसमें C1 वाले कार्बन पे OH लेफ्ट में, और ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स कहलाते हैं। और नंबर 1 वाला कार्बन दैट इज C1 कार्बन इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। क्लियर? इसको नोट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिंग स्ट्रक्चर के बाद बात आती है हैवर्ट्स स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हैवर्ट्स स्ट्रक्चर क्या था कि ग्लूकोज को क्या किया मैंने? एक पायरेन स्ट्रक्चर से कंपेयर किया। देखो ग्लूकोज में भी क्या है? साइकिल चेन बन रही है, साइकिल बन रही है, ठीक है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। और वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर भी देखो, कार्बन बीच में ऑक्सीजन, फिर कार्बन, कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन के थ्रू हो रही है। और यहां भी आप देख पा रहे हो कि कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन के थ्रू हो रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इट रिजेंबल लाइक व्हाट? इट रिजेंबल लाइक पायरेन। इसलिए ग्लूकोज का हैवर्ट्स स्ट्रक्चर पायरेनोज स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरेनोज स्ट्रक्चर। पहला मैंने बनाया स्ट्रेट चेन, उसकी लिमिटेशन बताई, फिर बताया इस लिमिटेशन को दूर किया साइक्लिक स्ट्रक्चर ने। साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखने लग गया? पायरेन की तरह दिखने लग गया। इसलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज पायरेनोज स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरेनोज स्ट्रक्चर। आइए पायरेनोज स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। देखो अब अल्फा डी ग्लूकोज तुम्हारे सामने ये है। देखो C5 और C1 कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हुए हैं। अल्फा है तो C1 पे OH राइट में है। ये आपको सारे को स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है। अब अगर इसका मुझे पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है। देखो कुछ भी नहीं करना है, एक रिंग बना ली। देखो मैं बना के दिखाता हूं। एक रिंग बना ली, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन है। ये ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ दो। ये देखो ये वाला ऑक्सीजन, कौन कौन सा कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है? C1 और C5। चलो इसको मैंने C1 बोल दिया, इसको C5 बोल दिया। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। अब ये C1 है तो ऑब्वियसली ये C2 होगा, ये C3 होगा, ये C4 होगा। होगा या नहीं होगा? अब इसके बाद क्या कर दो, इस पे आपको बाकी ग्रुप से तो अटैच करना है। ऐसे क्या कर दो, लाइंस खींच दो। खींच दी सर? कुछ नहीं करना। देखो C1 कार्बन पे देख रहे हो क्या है? OH है ना? OH है, और क्या है आपका? C1 इधर बनाया, C5 इधर। हाँ ऐसे ही बना सकते हो, उल्टा भी बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, मैंने उल्टा भी बना सकते हो। अब देखो C1 वाले कार्बन पे आपको दिख रहा होगा क्या? OH राइट में है, तो जो जो राइट में दिख रहे हैं उसको नीचे बना दो, और जो जो लेफ्ट में दिख रहे हैं ऊपर, उसको ऊपर बना दो। अब देखो C1 पे राइट में OH है तो ऊपर बना दो, C1 में राइट में OH है तो उसको ऊपर बना दो। ठीक है, चलो राइट वाले को नीचे बना दो। अरे यार राइट वाले को नीचे, C1 के राइट में OH है तो नीचे बना दो। ठीक है, राइट वाले को नीचे। C2 के राइट में OH है तो C2 के राइट में OH है जी सर। C3 के राइट में H है, लो सर। C3 के राइट में H है। C4 के राइट में क्या है? OH है, लो सर। C4 के राइट में OH है। और 5 वाला, अब जो C5 है उसके राइट में तो बॉन्डिंग हो रखी है, बस ये जो बड़ा वाला ग्रुप है इसको हमेशा ऊपर लिखा करो, CH2OH, इसको ऊपर लिखिए। और बाकी ग्रुप को एज इट इज H H H H और H। ये हो गया मेरा क्या? पायरेनोज स्ट्रक्चर। या तो इस तरीके से बना लो, या C1 इधर और C5 ऐसे लिखोगे तो भी यही है। देखो C1 इधर है, C5 इधर है, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड है। जो राइट में है वो नीचे है। देखो जो राइट में जितने भी ग्रुप लगे होंगे ना वो कहां है? नीचे है, एक्सेप्ट C5। C5 पे जो बड़ा वाला ग्रुप है बस उसको ऊपर लिख दिया ना। देखो C1 के राइट में OH नीचे, C2 के राइट में OH नीचे, C3 के राइट में H नीचे, C4 के राइट में OH नीचे। क्लियर है? तो राइट वाला डाउन, तो ये है पायरेनोज स्ट्रक्चर। देखो राइट वाला डाउन, लेफ्ट वाला अप, बस इतना करना है। C1 और C5 ये मैंने खुद में बनाया हुआ है, देख लो C1 और C5। क्लियर? इसको नोट करो। अब आगे बात करते हैं, पायरेनोज स्ट्रक्चर क्लियर है, ये अल्फा का था। उसी तरीके से बीटा क्या बना लो। अल्फा और बीटा में क्या फर्क होता है? बस एनोमेरिक कार्बन का। नंबर 1 वाले कार्बन में अल्फा में राइट में OH होता है, और नंबर 1 वाले कार्बन में बीटा में लेफ्ट में OH होता है। बस तो लेफ्ट में OH है। अब इसी का एनोमर बनाओ, बना लो सर। देखो वही ये बनाई रिंग, पायरेनोज स्ट्रक्चर बना दिया मैंने सर, ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ दिया। अब यहां पर C1 मान लू, पहले क्या बना था यहां? ये देखो, इसको C1 कार्बन बोल दो और इसको C5 बोल दो। अब ये 5 है तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा। ऐसे बना लिया, कोई रटना नहीं है। डंडिया बना दो, बना दिया। चलो सर
अब C5 पे जो बड़ा ग्रुप है उसको हमेशा ऊपर लिखना, बस इतना मेरी रिक्वेस्ट है, बड़े ग्रुप को ऊपर लिख दो, CH2OH को ऊपर रख दो। इसके अलावा राइट में जो है नीचे, C1 में राइट में H है उसको नीचे, C2 के राइट में OH है उसको नीचे, C3 के राइट में H है उसको नीचे, C4 के राइट में OH है उसको नीचे, दैट्स इट। और जो लेफ्ट में है उसको ऊपर लिख दो, बस लेफ्ट में क्या है, या तो H होगा या OH होगा या H होगा या H होगा या OH होगा, दैट्स इट। दिस इज व्हाट बीटा डी ग्लूकोज पायरेनोज, क्योंकि पायरेनोज स्ट्रक्चर है तो क्या बोलेंगे बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। क्लियर है? अब कई बच्चों को ये प्लस माइनस में अगर कंफ्यूजन है तो मैं बताता हूं, प्लस मतलब डेक्स्ट्रो, माइनस मतलब लीवो रोटेटरी, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो सब चीज क्लियर है। कैपिटल डी क्यों? क्योंकि सर 5 वाले कार्बन में OH राइट में है। बीटा क्यों? क्योंकि सर फर्स्ट वाले कार्बन पे OH लेफ्ट में है। सर प्लस क्यों? क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। सर ये ग्लूको क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज है। सर ये पायरेनोज क्यों? क्योंकि पायरेनोज स्ट्रक्चर है। क्लियर है? तो सब चीज क्लियर है। व्हाट इज अल्फा डी ग्लूकोज पायरेनोज एंड व्हाट इज बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। डन। तो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये हैवॉर्ट्स स्ट्रक्चर है। अब हैवॉर्ट्स स्ट्रक्चर के बाद अपन बात करते हैं, नेक्स्ट है फ्रक्टोज। अब जैसे ग्लूकोज क्या था, एल्डोहेक्सोज था, तो फ्रक्टोज क्या होता है, कीटोहेक्सोज होता है। क्या होता है? कीटोहेक्सोज। बनता कैसे? वही, जब सुक्रोज को पानी से रिएक्ट कराते हैं इन एसिडिक मीडियम तो आपको दो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कंपाउंड मिलते हैं। एक को ग्लूकोज कहते हैं जिसको एल्डोहेक्सोज कहा जाता है, एक को फ्रक्टोज बोलते हैं जिसको कीटोहेक्सोज कहा जाता है। मतलब इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? कीटोन होगा, दैट्स इट। ग्लूकोज अच्छे से करके जाना, स्ट्रक्चरल एविडेंस वाला ग्लूकोज में पूछा जाता है, फ्रक्टोज में डायरेक्ट फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर पे बात आती है। चलो अब फ्रक्टोज की जब अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नंबर 2 वाले कीटोन तो 1 पे आ ही नहीं सकता, तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर इज क्वाइट इजी। नंबर 1 और नंबर 3 वाला प्राइमरी कार्बन बना, प्राइमरी OH ग्रुप लगा देना। ठीक, 6 कार्बन है ही, आप नंबर 2 वालों पे कीटोन लगा देना। ठीक है, 5 और 6 पे राइट में OH लगा देना, और 5 और 4 वाले पे, 3 वाले पे लेफ्ट में OH लगा देना। ठीक है, चलो ये क्या है? डी फ्रक्टोज है। डी क्यों? क्योंकि 5 वाले कार्बन पे राइट में OH है, इसलिए डी फ्रक्टोज है। माइनस क्यों सर? ये लीवो रोटेटरी है, ये लीवो रोटेटरी है। ठीक है, चलो चलिए आगे बात करते हैं। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, ये लो फ्रक्टोज का अपना स्ट्रक्चर हो गया। अब फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है ये भी क्या होता है? बीटा डी। हाँ, यहां तक कोई भी डाउट है इसको नोट कर लो। चलो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। अब फ्रक्टोज का भी क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है? देखो देखो इसके अंदर क्या है, फ्रक्टोज का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको फिर ड्रॉ करके बताऊं तो आप सबको पता होगा। ये देखो, ऊपर CH2OH है, यहाँ CO है, ये 2, ये 3, ये ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, यहाँ दोनों OH राइट में होते हैं, याद करो। ये H होता है, यहाँ H है तो यहाँ OH होगा, ये H होगा, ये होगा, याद हो गया। बीटा डी फ्रक्टोज चेक करो, अरे यही तो है, देखो OH OH H ये देखो बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, अब अगर इसका चेन स्ट्रक्चर बनाना है तो इसमें भी क्या करना है? चेन स्ट्रक्चर बनाए। देखो चेक करो, ये मेरा है, इसका चेन स्ट्रक्चर बनाना है तो इसके अंदर चेन स्ट्रक्चर C2 और, अब चेन स्ट्रक्चर बनेगा तो C2 और C5 वाले कार्बन के बीच में बनेगा। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 6 कार्बन है, तो C2 और C5 वाले कार्बन के बीच में क्या बनेगा? चेन स्ट्रक्चर बनेगा इसमें। तो चलिए बना के देखते हैं C2 और C5 के बीच में। तो सबसे पहले जैसे चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, तो देखो मैं ही बना के दिखाता हूं। तो C2 और C5 के बीच में देखो, ठीक है 2 और 5 ना, 2, देखो 2 वाले के, देखो ये 2 दिख रहा है, देखो ये 2 है कार्बन, इसके लेफ्ट में क्या है? ये वाला लग दिया मैंने, CH2OH। ठीक है, इसके राइट में ये ऑक्सीजन है, देखो ये है O, ये ऑक्सीजन के थ्रू देखना, O के थ्रू ये नंबर वाले 5 वाले कार्बन पे बॉन्ड बना ले। चलो, और यहाँ क्या है? 5 वाले पे, दैट्स इधर क्या है आपका? CH2OH है। ठीक है, ये एज इट इज, ये हो गया आपका, ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 कार्बन। देखो ठीक है, 4 वाले पे OH राइट में था, यहाँ लेफ्ट में, ये लेफ्ट में H और ये सॉरी OH और ये H। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया इस तरीके से। क्लियर है? इसको नोट कर लो, नोट कर लो इसको। ठीक है, तो दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये रहा, चलो चेक करो। ठीक है, ये रहा, देखो अभी क्या किया? लेफ्ट में यहाँ मैंने CH2OH लेफ्ट में रखा, 2 और 5 वाले कार्बन को जोड़ा, देखो ये रहा 2 और 5 वाले कार्बन। अच्छा सॉरी, इसमें ये जुड़ेगा ऊपर से जुड़ेगा, 4 वैलेंसी है ना, ये ऊपर से जुड़ेगा और यहाँ OH लगा, दैट्स क्लियर है। 2 और 5 वाले में, 2 और 5 वाले में अब दो तरीके से जुड़ सकता है। अब इधर जो है नंबर 2 वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इसमें मेरे राइट में OH है। दूसरी पोजीशनिंग क्या हो सकती है? लेफ्ट में OH हो और राइट में CH2OH हो,
ये भी तो हो सकता है, यही अल्फा और बीटा डी फ्रक्टोज की बात हो जाएगी। ठीक है, ये देखो ये रहा। तो अल्फा डी में क्या होगा, नंबर 2 वाले कार्बन के राइट में OH होगा तो ये अल्फा डी ग्लूकोज हो जाएगा, और नंबर 2 वाले कार्बन के अगर लेफ्ट में OH होगा तो बीटा डी ग्लूकोज होगा। रटना है, स्ट्रक्चर समझना है, याद भी करना है, बट समझते समझते करना है। ठीक है, तो 5 और 2 वाले कार्बन पे ग्लूकोज में क्या था, इस तरीके से ही था, नोट करो। ठीक है, 5 और 1 वाले में था, जहां भी कार्बोनिल ग्रुप होगा वो 5 वाले कार्बन से एंगेजमेंट में है, ग्लूकोज में भी और फ्रक्टोज में भी, तभी रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर, इसको नोट कर लो, ये बन गया रिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद ये देखो, ये रहा अपना ग्लूकोज का ये रिंग स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। उसके बाद अगर अपन बात करें हैवॉर्ड्स स्ट्रक्चर की, तो जो जैसे ग्लूकोज का आपका पायरेनोज की तरह दिखता था, वैसे ही फ्रक्टोज का जो हैवॉर्ड्स स्ट्रक्चर है वो फ्यूरेनोज की तरह दिखता है, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर कितने 6 कार्बन थे, तो 6 कार्बन की रिंग बन रही थी, इसमें 5 कार्बन की रिंग बनेगी, इसलिए ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। देखो ये आपका ग्लूकोज का सीधा सीधा स्ट्रक्चर है, जैसे CH2OH CO C OH 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 CH2OH। जब इसका मेरे को अल्फा डी फॉर्म बनाना है, देखना अल्फा डी फॉर्म मतलब C5 और C2 वाले कार्बन को ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ दिया, C2 के लेफ्ट में CH2OH और राइट में OH रख दिया। राइट में OH मतलब अल्फा डी फॉर्म, लेफ्ट में OH मतलब बीटा डी फॉर्म। अब इसका जब मैं फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो बहुत ध्यान से देखना, वही 5 कार्बन। अब देखो नंबर 2 वाला और नंबर 5 वाले को, नंबर 2 वाला और नंबर 5 वाले को ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ दो। बड़े ग्रुप को हमेशा ऊपर रखना, यहाँ बड़ा ग्रुप क्या है, नंबर 2 वाले पे CH2OH और नंबर 5 वाले पे CH2OH, उसको ऊपर रखना बस, CH2OH दैट्स इट। अब देखो H जो राइट में है उसको नीचे, जो लेफ्ट में है उसको ऊपर, OH राइट में नीचे, H राइट में नीचे, दैट्स इट। तो ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर हो गया। इजी है, बहुत इजी है। अगर आपको ये याद है तो आप ये बना लोगे, ये याद है तो ये बना लोगे। तो ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर की बात अगर अपन करें तो 2 फॉर्म आ गई, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। बीटा डी में बस क्या होगा, नंबर 2 वाले का OH की पोजीशनिंग का होगा। देखो अल्फा में नंबर 2 पे OH राइट में था तो ये रहा, और नंबर 2 का OH अगर लेफ्ट में होगा तो ये रहा, दैट्स इट, खत्म बात। ये हो गया अल्फा डी एंड बीटा डी फ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं डाइसैकेराइड्स। व्हेन 2 मोनोसैकेराइड आर जॉइंड टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज, बाय ठीक है, जब 2 अपन मोनोसैकेराइड को जोड़ते हैं, अब जोड़ेंगे तो किसी ना किसी लिंकेज के थ्रू जोड़ेंगे, तो उस लिंकेज को अपन बोलते हैं ऑक्साइड लिंकेज। और ऑक्साइड लिंकेज बनता कब है, वाटर के लॉस से बनता है। तो मेरे डाइसैकेराइड फॉर्म होते हैं। क्या होता है, डाइसैकेराइड फॉर्म होते हैं। डाइसैकेराइड, इन डाइसैकेराइड द रिड्यूसिंग ग्रुप आर एल्डिहाइड और कीटोन आर बॉन्डेड, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और अगर डाइसैकेराइड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप अगर आपके फ्री है तो उसे अपन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। आइए एग्जांपल, जैसे पहला डाइसैकेराइड बात करते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज बनता कैसे है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को ऐड करा के। देखो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे बनाएंगे, और ये है मेरा बीटा डी फ्रक्टोज, ये भी पता है आपको। इन दोनों का जब एडिशन होगा किसके थ्रू, C1 कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 कार्बन ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, जब ये दोनों आपस में ज्वाइन होंगे तो क्या बनाएगा, अपना सुक्रोज बनाएंगे। आइए मैं ज्वाइन करके दिखाता हूं। देखो अभी क्या है, देखो ये क्या है, फ्रक्टोज इस तरीके से है, C2 को इधर लाएंगे तो ये इधर इसको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। जब इसको घुमाऊंगा तो ये सारे ग्रुप भी क्या हो जाएंगे, फ्लिप हो जाएंगे। देखो यहाँ CH2OH कहां दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। जब इसको पलटूंगा तो CH2OH कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। देखो ये हो गया। ठीक है, जब इधर देखो वापस, जब क्या करना है, सुक्रोज कब बनता है, जब अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का C2 कार्बन आपस में रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड लिंकेज बनाते हैं, वाटर लूज करते हैं, तो सुक्रोज बनता है। अब बनेगा कैसे, अरे सर C2 तो इस तरफ नाराज हो रखा है, तो उसको नाराज करने के लिए इसको पलटना पड़ेगा। जैसे ही फ्रक्टोज को पलटूंगा तो ये सारे जो ग्रुप दिख रहे हैं ये भी क्या होंगे, फ्लिप हो जाएंगे। देखो यहाँ C2 वाले कार्बन पे CH2OH नीचे है, OH ऊपर है, तो उल्टा हो जाएगा। C3 कार्बन पे H नीचे, OH ऊपर है। देखो C3 वाले कार्बन पे H नीचे, OH ऊपर है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो सारे ग्रुप उल्टे हो गए। अब उल्टे होंगे तो कैसे, देखो C1 वाले कार्बन से OH आएगा, C2 वाले से H आएगा, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या ऑक्साइड लिंकेज बना लिया, ऑक्साइड। तो इन दोनों को मिलके क्या बन गया, ये सुक्रोज बन गया। और ये जो ऑक्साइड लिंकेज है इसी हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझने की जरूरत है, रटने की भी नहीं है, एक एक चीज समझो। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, पायरेनोज स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टेनोज है ना, फ्रक्टोज का फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। फिर डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, जब 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं, मिलेंगे कैसे, ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू। अगर जब मिलेंगे तो कुछ ना कुछ लूज होगा, वाटर लूज होगा। अब मिलेंगे कौन कौन, जैसे मान लो अगर दो चीज मिलती है और वहां पर अगर आपका एल्डिहाइड या कीटोन वाला ग्रुप फ्री रहेगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। अगर मिलने के बाद आपका एल्डिहाइड या कीटोन का ग्रुप जो है वो फ्री नहीं रहेगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, सुक्रोज की बात करते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का C2 कार्बन को जब आपस में रिएक्ट कराएंगे, अब बीटा डी फ्रक्टोज को रिएक्ट कराने के लिए उसको पलटना पड़ेगा। अगर पलटेंगे तो
वर्टिकल साइड पे जो ग्रुप है वो भी फ्लिप कर जाएंगे, फ्लिप करा दिया, रिएक्ट करा दिया, क्या बन गया मेरा, सुक्रोज बन गया। चलो ये था सुक्रोज की बात। नेक्स्ट बात करते हैं माल्टोज। ये याद करना पड़ेगा माल्टोज कैसे बनेगा। माल्टोज बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज और दो अल्फा डी ग्लूकोज को आपस में रिएक्ट करा के। अब दोनों को रिएक्ट क्या कराएंगे, इसका C1 कार्बन और इसका C4 कार्बन। अब देखो ये दोनों आमने सामने है ना, तो इसको फ्लिप कराने की अब जरूरत नहीं है, तो यहां से OH आएगा और यहां से H आएगा और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा। ये हो गया मेरा माल्टोज। क्लियर है, नोट कर लो, मजा आया। माल्टोज के बाद अगर अपन बात करें नेक्स्ट लैक्टोज की बात करें, तो लैक्टोज में क्या होगा, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज जब आपस में रिएक्ट करेंगे और बीटा डी गैलेक्टोज का C1 कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज का C4 कार्बन आपस में रिएक्ट करेगा और लैक्टोज बना लेगा, क्या लगाएगा, लैक्टोज। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पॉलीसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड में क्या होता है, दो मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं। पॉलीसेकेराइड में लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड, मोर देन 2 मोनोसेकेराइड जब जुड़ेंगे लिंकेजेस के थ्रू, तो क्या बनाएंगे, पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगे। कितने तरीके के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, 3, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। 3 तरीके के पॉलीसेकेराइड्स अपन को 1 बाय 1 पढ़ने हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टार्च की। स्टार्च क्या है, स्टार्च तो सर डेली सुनते हैं हम, डे टू डे लाइफ में हम इसका नाम सुनते हैं। स्टार्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग। अब स्टार्च जो होता है एक पॉलीमर होता है, इट इज द पॉलीमर, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। स्टार्च 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक अमाइलोज एंड एक अमाइलो पैक्टिन। अमाइलोज क्या होता है, अमाइलोज जो होता है वो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होता है और अमाइलोपैक्टिन क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट होता है। स्टार्च के अंदर वाटर इनसॉल्युबल कंटेंट ज्यादा होता है, इसका मतलब अमाइलोपैक्टिन ज्यादा होगा। कितना होता है, 80 से 85% स्टार्च होता है इसमें, और अमाइलोज के अंदर सिर्फ 15 से 20% ऑफ स्टार्च होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्च की अगर अपन बात करें सबसे पहले अमाइलोज की, तो अमाइलोज बनेगा कैसे, केमिकली अमाइलोज जो होता है एक अनब्रांच लॉन्ग अनब्रांच चेन ऑफ कितने 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज जब आपस में जुड़ते हैं, कैसे, C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। कितने, 200 से 1000, तो बनाना तो जरूरी नहीं है, सिर्फ 2-3 बना के दिखा दो। तो देखो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, उनके C1 और C4 के लिंकेज का पॉलीमर बना दो, कितने, 200 से 1000, तो ये नहीं 2-3 बना के दिखा दो बस। तो ये देखो ग्लाइकोसिडिक C1 और C4 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दिया, ये मेरा क्या होता है, अमाइलोज कहलाता है। तो अमाइलोज में क्या करना है, अल्फा डी ग्लूकोज का C1 और C4 जोड़ने, कितने, 200 से 1000। ठीक है, अब अपन अमाइलोपैक्टिन की बात करें, अमाइलोपैक्टिन में क्या होता है, देखो अमाइलोपैक्टिन के अंदर C1 और C6 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। देखो ये मेरा अमाइलोज है, C1 और C4, ऐसे और यूनिट होंगे, तो C1 और C4 के बाद ये एक अमाइलोज है, ये एक अमाइलोज है, ये एक अमाइलोज है। अमाइलोज अमाइलोज में अल्फा लिंक किसके थ्रू होता है, C1 कार्बन और C6 कार्बन। C6 के पास CH2OH होता है, इसके पास CH2, इसके पास OH होता है, तो C1 और C6 में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मेरा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो अमाइलोज के अंदर 2 अल्फा डी ग्लूकोज या 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज आपस में रिएक्ट करते हैं, इसका C1 और इसका C4। अमाइलोपैक्टिन के अंदर अमाइलोज रिएक्ट करते हैं, एक अमाइलोज की यूनिट दूसरे अमाइलोज की यूनिट से रिएक्ट करती है थ्रू एक अमाइलोज की यूनिट का अगर C1 लेंगे तो दूसरी क्या लेना पड़ेगा, C6 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, C6 लेना पड़ेगा। क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अमाइलोपैक्टिन हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है अपना सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, प्लांट किंगडम का सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है, प्लांट्स के अंदर होता है ये। तो सेलुलोज एक स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज होता है। अमाइलोज के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज होता है, सेलुलोज के अंदर बीटा डी ग्लूकोज होता है, और ये भी C1 और C4 लिंकेज के थ्रू होता है। बस देखो थोड़ा सा ही कंफ्यूजन है, दूर कर लो, एक कॉपी में नोट कर लो क्या क्या। पहला सर ने ये बताया था कि जो आपका अमाइलोज होता है वो भी एक तरीके का पॉलीमर होता है जहां अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, कितने, 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज लेने पड़ते हैं। C1 और C4 लिंकेज होता है जी सर। अमाइलोपैक्टिन में क्या होता है, C1 और C6 का लिंकेज होता है 2 अमाइलोज की यूनिट के बीच में। सेलुलोज के अंदर क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज का लिंकेज होता है C1 और C4 के बीच में। ठीक है, C1 और C4 के बीच में ये लो बीटा डी ग्लूकोज होता है। चलो ये हो गया मेरा सेलुलोज। अब यहां तक तो हो गया अपना कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोटीन्स। तो बहुत सबसे लेंदी आपका कार्बोहाइड्रेट्स ही है, इसको जितना मैंने पढ़ाया ना उसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन तो यार बहुत अबंडेंट मॉलिक्यूल्स होता है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। प्रोटीन्स का मतलब होता है प्राइमरी और प्राइम इंपॉर्टेंस। प्रोटीन आर बेसिकली पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के जो पॉलीमर्स होते हैं उन्हें हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, पॉलीमर मतलब लॉन्ग चेन आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स बेसिकली अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर जो बनता है उसे अमीनो एसिड कहा जाता है। जैसे ये देखो अल्फा और बीटा और गामा अमीनो एसिड कब होता है, पोजिशनिंग पे डिपेंड करता है। जैसे ये एग्जांपल देखो RCHNH2COH, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, हायर फंक्शनल ग्रुप है, इसका ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। जब अल्फा कार्बन पे अमाइन ग्रुप जुड़ा है तो इसको अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। अगर मैं आपसे ऐसे बताऊं, देखना RCH2COOH, यहां पर मैं अगर जोड़ दूं क्या NH2, ये क्या है अल्फा कार्बन, ये क्या है बीटा कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा बीटा
अमीनो एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीटा अमीनो एसिड। तो अल्फा बीटा नाम कैसे पड़ा? पोजिशनिंग ऑफ अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बेसिस से। अमीनो एसिड क्या होता है? ऐसा ग्रुप जहां पर अमाइन भी प्रेजेंट हो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट हो, उसे अपन अमीनो एसिड कहते हैं। चलो, अब अमीनो एसिड के बारे में अगर अपन बात करें नॉमेनक्लेचर का, तो कोई रूल नहीं होता कि अमीनो एसिड का नाम का कोई सर्टेन रूल है, जैसे अपन कार्बन की चेन का नाम करते हैं, उसका कोई रूल नहीं होता। बट जब अपन इसके नाम के बारे में स्टडी किया तो मुझे यह पता चला ट्राइबल नेम के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया। जैसे एक अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, एक का नाम होता है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन कहां से नाम पड़ा? ग्रीक के अंदर ग्लाइकोस का मतलब क्या होता है? स्वीट, और ग्लाइसिन भी स्वीट इन टेस्ट होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया, इस अमीनो एसिड का नाम रख दिया ग्लाइसिन। जैसे एक अमीनो एसिड टेस्ट किया, मीठा लगा, ग्रीक में ग्लाइकोस का मतलब मीठा होता है, इसलिए वो अमीनो एसिड जो मीठा लगा उसे ग्लाइसिन बोल दिया। ठीक है सर। दूसरा टाइरोसिन, टाइरोसिन मतलब होता है चीज, जो चीज जैसा दिखा तो उसको टाइरोसिन बोल दिया। तो इस तरीके से ट्राइबल नेम पड़े, नॉमेनक्लेचर अपन को इस तरीके से याद रखने नहीं है। अगर अपन अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 तरीके से मैंने अमीनो एसिड को क्लासिफाई किया गया, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। आप सबको पता है अमीनो एसिड में 2 ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक COH और एक NH2। COH एसिडिक इन नेचर होता है, NH2 में लोन पेयर होता है, वो बेसिक इन नेचर होता है। ये कोई पूछा तो डंडा पड़ना चाहिए, आप सबको पता है, अपन पूरा पढ़ के आ चुके हैं ये चीज। तो अगर किसी भी अमीनो एसिड में COH ग्रुप ज्यादा है एज कंपेयर टू NH2 ग्रुप, तो वो अमीनो एसिड मेरा एसिडिक होगा। दोनों बराबर है तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। और अगर मेरा NH2 ग्रुप ज्यादा है तो वो क्या होगा? बेसिक होगा। क्लियर है? चलो, प्रॉपर्टीज की बात करें अगर, ये आती है कई बार, इंपॉर्टेंट है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से। अमीनो एसिड क्या होता है? कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। इट बिहेव लाइक अ सॉल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, सॉल्ट की तरह क्यों बिहेव करता है? क्योंकि इसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अमीनो एसिड शोज एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर क्यों शो होता है? देखो, जैसे इसको पानी में डालेंगे तो ये टूट जाएगी, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड H+ देगा, ये H+ कौन खा लेगा? ये बेसिक, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके का क्या बना लेगा? NH3+ COM-, ये एक स्टेबल आयन होता है जिसे अपन ज्विटर आयन कहते हैं। ठीक है, तो ये ज्विटर आयन कहलाता है। तो इसने क्या किया? पानी की प्रेजेंस में H+ भी दिया, H+ डोनर भी है और एक्सेप्टर भी है, इसलिए ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। क्या होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। चलो आगे अपन बात करते हैं, ग्लाइसिन के अलावा जितने भी आपके अमीनो एसिड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो सर ये कैसे डिसाइड किया? ये मेरा ग्लाइसिन है, देखो ग्लाइसिन बोले तो देखो NH2 CH2 COOH। तो इस कार्बन पे देखो, ग्लाइसिन पे देखो 4 ग्रुप लगे हुए, एक NH2 ग्रुप है, एक COH ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 ग्रुप सेम है, ये वाला और ये वाला ग्रुप सेम है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये अकाइरल है। काइरल मतलब जब चारों ग्रुप क्या हो? अलग अलग हो, चारों ग्रुप अलग है। जैसे ये एनालीन है, एनालीन के अंदर क्या है? चारों ग्रुप अलग है, तो इसका मतलब ये वाला अमीनो एसिड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ग्लाइसिन के अलावा जितने भी आपके नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर होते हैं। चलो आगे अपन बात करते हैं। अब अगर आगे अपन बात करें कि प्रोटीन्स क्या होता है, तो मैंने बताया था प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो 2 अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अब जब मिलेंगे तो कुछ ना कुछ लॉस ऑफ आयन होगा। तो देखो ये एक अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, NH2 CH2 COH, एक ये रहा, ठीक है, NH2 CH CH3 COH। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहां से क्या आएगा? H, यहां से OH, यहां से H, ऐसे मान लो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो CONH बॉन्ड बनेगा, CONH बॉन्ड बनेगा। तो एक तरीके से पानी लूज हो गया, ऐसा मान लो, क्या हो गया? पानी लूज हो गया, और क्या बना? ये देखो NH2 CH2 CO यहां से मिला और यहां से NH CH CH3 COH मिला, तो वाटर का लॉस हो गया और CONH बॉन्ड बन गया। ये जो CONH बॉन्ड या लिंकेज को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। तो जब मोर देन वन अल्फा अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म्स अ चेन ऑफ चेन, एंड दैट चेन और पॉलीमर इज नोन एज प्रोटीन। इसे क्या बोलेंगे? एक प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? बेसिकली पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब लॉन्ग चेन एक बेसिकली। क्लियर? इसको नोट करो। डन। अब आगे बात करते हैं, प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन के अगर अपन बात करें तो ये पेप्टाइड लिंकेज, यहां तो 2 प्रोटीन मिले, यहां 2 अमीनो एसिड मिले तो एक पेप्टाइड लिंकेज बना। ठीक है, तो पेप्टाइड लिंकेज भी अलग अलग हो सकता है। ये मोनोपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड में क्या होगा? देखना बच्चों, देखो एक अमीनो एसिड लिया मैंने A, एक अमीनो एसिड लिया B, इन दोनों को CONH बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया। जी सर, जोड़ दिया। तो ये क्या है? एक ही लिंकेज है, तो इसको मोनोपेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोपेप्टाइड। मोनोपेप्टाइड मतलब क्या हो गया सर? जब 2 अमीनो एसिड हो और एक लिंकेज हो। अगर 3 अमीनो एसिड हो, देखना A, B और C, तो कितने लिंकेज होंगे? 1 और 2 लिंकेज होंगे। तो अगर दो क्या हो आपके? पेप्टाइड लिंकेज हो तो डाइपेप्टाइड लिंकेज हो जाएगा। क्या होगा? डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड लिंकेज के अंदर 3 तो अमीनो एसिड होते हैं और 2 लिंकेज होता है। ट्राई पे भी क्या होगा? देखो A, B, C और D, ये 4 अमीनो एसिड को अगर मुझे जोड़ना है तो इधर भी एक CONH बॉन्ड होगा। जी सर,
इधर भी एक CONH बॉन्ड होगा जी सर, इधर भी एक CONH बॉन्ड होगा। तो ट्राई पेप्टाइड लिंकेज के अंदर 3 तो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं और 4 अमीनो एसिड होते हैं। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें टाइप्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड एंड सो ऑन, पॉलीपेप्टाइड भी होता है। तो डाइपेप्टाइड मतलब जब 2 अमीनो एसिड जुड़ते हैं एक पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू तो क्या बनता है, डाइपेप्टाइड लिंकेज बनता है। अगर 3 अमीनो एसिड जुड़ते हैं 2 पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू तो ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं एंड सो ऑन। क्लियर है, इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, और इस पे लिख लो CBSE 2024, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। दो तरीके से, शेप की बेसिस पे दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है। फाइब्रस प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, दैट इज CONH की जो चेन होती है वो पैरेलली रन करती है और एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या है, जोड़े रखती है, या डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़े रखती है, और जो स्ट्रक्चर बनता है वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। फाइब्रस प्रोटीन आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका एग्जांपल बोले तो जो बालों के अंदर प्रोटीन होता है जिसे केराटिन बोलते हैं, वो मेरा फाइब्रस प्रोटीन होता है। तभी तो मेरे फाइबर्स लाइक है ना, मेरे के आप लोगों के भी फाइबर टाइप हेयर होंगे ना। चलो आगे ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, देखो ये क्या है, ये इस तरीके से रन करती है, किसकी तरह, ये कॉइल की तरह क्या होती है, राउंड हो जाती है, इसलिए ये ग्लोब बना लेती है। ग्लोबुलर प्रोटीन ये होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। इसका एग्जांपल क्या है, इंसुलिन और एल्ब्यूमिन, ये जो होता है मेरा, दीज आर प्रोटीन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। इंसुलिन तो आप सबको पता है, ठीक है, शुगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। एल्ब्यूमिन आपको ये पता है, एल्ब्यूमिन जो होता है, जैसे इसका लेवल हाई या लो होता है तो आपका लिवर की फंक्शनैलिटी पर डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा किसी को जॉइंटिस होता है तो ये वाला लेवल हाई होता है, तो उसका ग्लोबुलर प्रोटीन कंटेंट क्या है, ज्यादा है बॉडी में। चलो आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार CBSE बोर्ड में। स्ट्रक्चर और शेप ऑफ प्रोटीन को 4 लेवल्स पे डिफाइन किया गया है। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी, चौथा क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। पहला अगर अपन प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या बोला गया कि हर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है प्रोटीन के अंदर, जिसके अंदर अमीनो एसिड एक दूसरे से लिंक है, वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिंक है। ठीक है, क्या है, ईच पॉलीपेप्टाइड इन प्रोटीन हैज अमीनो एसिड linked with each other and that link of polypeptide linkage of amino acid is in a specific sequence, एक specific sequence में। any change in this primary structure, the sequence of amino acid changes and creates a different protein। अगर प्राइमरी में कुछ चेंज कर दोगे तो अमीनो एसिड ही बदल जाएगा। क्लियर है, ये है मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है किस शेप में आपका जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट करता है। दो तरीके से होता है, एक अल्फा हेलिक्स शेप होती है, एक बीटा प्लीटेड शीट होती है। तो अल्फा में क्या होता है, इस तरीके से कॉइल फॉर्मेशन होती है, इसे अपन अल्फा हेलिक्स शेप बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, CONH बॉन्ड जो है वो पैरेलली रन करते हैं। और बीटा प्लीटेड शीट में CONH बॉन्ड, देखो CONH बॉन्ड क्या है, इस तरीके से एक प्लेन में लाई करते हैं, तो इसे बीटा प्लीटेड शीट भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें टर्शरी स्ट्रक्चर, तो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ऑल फोल्डिंग कर दूं तो क्या बनेगा, मेरा टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा। टर्शरी स्ट्रक्चर से ही फाइब्रस और ग्लोबुलस प्रोटीन जो है वो डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, और जो the main force which stabilize the 2 degree and 3 degree structure are hydrogen bond, disulfide linkage, van der Waals and electrostatic force of attraction। ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो प्राइमरी और